नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। देश में राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में सभी दल पूरी ताकत झोंकने के साथ ही खुद को मजबूत साबित करने के लिए हर वो जतन कर रहे हैं जिससे मतदाताओं का रुझान उनकी ओर हो जाए। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन करने में लगी हुई है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीते दिनों पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान करने के बाद सीएम योगी ने अब श्रमिकों के साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। दरअसल योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कई बड़े प्रावधान किए हैं। वर्तमान सरकार ने ये तय किया है कि सूबे के असंगठित क्षेत्र के 6 करोड़ 66 लाख से ज्यादा श्रमिकों को 500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन भी दोगुनी कर दी गई है। सूबे में चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान बीजेपी को कितना फायदा दिलाएगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सौगात सपा, कांग्रेस और बसपा के जनता से किए गए बड़े बड़े वादों पर भारी पड़ेगी, या फिर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती द्वारा की गई घोषणाएं मतदाताओं के मन को प्रभावित करते हुए 22 के सियासी समीकरणों को बदलेगी? सत्ता के संग्राम में बात इसी को लेकर आज होगी भत्ते की बहार में। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल अभी भले ही न बजा हो, लेकिन सियासी दलों ने मैदान में ताल ठोकना शुरू कर दी है। वादों और सौगातों के लिए जीत का रास्ता तैयार करने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में अब योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले श्रमिकों को 500 रुपए हर महीने भत्ता देने का ऐलान किया है। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। योगी सरकार ने श्रमिकों के साथ ही वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन को भी दोगुनी यानी 500 से बढ़ाकर 1000 प्रति माह करके सियासी समीकरणों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। खैर, अब भत्ते की जो बहार है उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, दूसरे दल अब आगे क्या नया करेंगे, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जनता से किए जा रहे बड़े बड़े वादे, नहले पर दहला मार रहे सियासी दल, योगी सरकार ने लगाई सौगातों की झड़ी। सूबे में पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसी सरकार ने भत्ता दिए जाने का इंतजाम बजट में किया है। कोरोना काल में हुए एक सर्वे में प्रदेश के अंदर असंगठित क्षेत्र में करीब 6 करोड़ 66 लाख मजदूर हैं। इनका पंजीकरण श्रम विभाग के ई श्रम पोर्टल पर हो रहा है। अभी तक पोर्टल पर 2 करोड़ 52 लाख मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण करने का काम लगातार जारी है। बता दें कि दिहाड़ी, ठेला खोमचा, रेहड़ी फेरी आदि के माध्यम से अपनी आजीविका का इंतजाम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस दायरे में आएंगे। इन मजदूरों को सरकार हर महीने 500 रुपए भत्ता देगी। भत्ता इसी साल से मिलेगा। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के 4 महीनों के भत्ते का 1,000 रुपए की 2 किस्तों में भुगतान होगा। श्रमिकों को जल्द ही भत्ता मिले, इसके लिए जिला श्रम अधिकारियों को तेजी से पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने श्रमिकों को भत्ते की सौगात देने के साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को भी दोगुना कर दिया है। इनकी पेंशन को 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है। बता दें कि यूपी में 56 लाख वृद्धा पेंशन धारक हैं, 30,34,000 विधवा पेंशन धारक हैं। दिव्यांग पेंशन धारकों की संख्या 11,76,424 है। नए पात्रों का पंजीकरण तेजी से कराने का निर्देश भी योगी सरकार ने दे दिया है। योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जिस तरह सभी वर्गों के लिए पिटारा खोला है, उसका बड़ा फायदा बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेरने के लिए जनहित से जुड़े जो वादे कर रहे हैं, वो मतदाताओं के मन को बदल भी सकते हैं। कांग्रेस ने जहां महिलाओं को टिकट में 40% आरक्षण और लड़कियों को स्मार्टफोन के साथ ही स्कूटी देने का ऐलान किया है, तो वहीं सपा ने दवाई, पढ़ाई और सिंचाई मुफ्त करने का ऐलान करके
चुनावी संग्राम को और रोचक बना दिया है। बहरहाल अब इन सब के बीच देखना होगा कि मतदाता किसके साथ जाता है और सत्ता की कमान किसे सौंपता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे भत्ते की बहार में बात करने के लिए लखनऊ से जुड़ रही हैं बीजेपी नेता सबरम पांडे जी हैं। सबरम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता मनोज यादव जी हैं। यादव जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस नेता कमलाकर त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही जुड़े हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल सबरम जी आपसे ही है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम योगी सरकार कर रही है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप 500 रुपए महीने भत्ता देंगे। दिहाड़ी मजदूरों से लेकर ठेला श्रमिक सब है इसमें। लेकिन यहाँ सवाल जो चिंता हमें भी हो रही है, हालांकि आपने कुछ सोचे होगा, आपकी पार्टी ने कुछ सोचे होगा, पैसा कहां से लाएंगे? 6 करोड़ 66 लाख मजदूरों को 500 रुपए प्रति माह देंगे, ये अरबों में हो जाता है, करोड़ों में भी नहीं। लाएंगे कहां से? देखिए त्रिपाठी जी, अगर हमारी सरकार ने कोई भी वादा किया है तो उसको पूरा करके दिखाया है, और बगैर वादे के भी कोरोना जैसे असाधारण परिस्थिति में जब हमारे प्रदेश के मजदूर भाई, हमारे प्रदेश के विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोग परेशान रहे, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति परेशान रहे, तो सरकार ने जिस तरीके से 1000 रुपए का वितरण किया, मुफ्त राशन दिया, तमाम ऐसी सुविधाएं दी जिसको देखकर निश्चित तौर पे विश्व के हर देश सोचते रहे कि उत्तर प्रदेश को कोरोना में किस तरीके से उधर के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को संभाला। इसकी वाही WHO ने भी की। और अभी जो स्कूटी और तमाम चीजें वादा कर रहे हैं, केवल वो कहते हैं हमने प्रतिज्ञा किया है। किसी प्रदेश में सरकार रहते हुए इन्होंने ऐसे कार्य किए नहीं है, केवल ये चुनावी वादे करते हैं। लेकिन हम चुनाव से पहले और सत्ता में रहते हुए हमने अपने प्रदेश के हर एक व्यक्तियों के दुख दर्द और समस्याओं को समझा है और उसके अनुरूप काम किया है, और हम इसे भी करेंगे। ये जो 1500 रुपए देने की सबरम जी थोड़ा सा रोकेंगे। आपने कहा कोरोना के दौरान मैंने राशन दिया, मुफ्त दिया। वन टाइम दे देना अलग बात है। निश्चित तौर पे हम मान रहे हैं कि आपने वन टाइम दिया, कोरोना के दौरान दिया, राशन दे दिया, कुछ पैसा भी दिया होगा, लेकिन हर महीने 500 रुपए, 6 करोड़ 66 लाख इंटू 500, 500 रुपए आप खुद लगा लीजिए कितना होता है। कहां से, ये कहां से लाएंगे हर महीने? देखिए हमने 4 महीने का, देखिए हमने दिसंबर से लेके मार्च तक 4 महीने में 2 किस्तों में 1000 रुपए देने का वादा किया है, और जितने भी असंगठित श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम ये देंगे, और सरकार ने इसका इंतजाम करा है तभी इस बात वादा कर रही है। जिस तरीके से किसान सम्मान, आप वन टाइम की बात करते हैं, किसान सम्मान योजना में हम 6000 रुपए सालाना देते रहे, और दिया हमने, और दे के करके दिखाया हमने। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारी केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों में दिया। तो देखिए मंशा सरकार की साफ होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल सत्ता में होती है उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अब तक की सरकारें अपना घर भरती थी, अपना जेब भरती थी, पर हमने अपना जेब और अपना घर भरने के बजाय प्रदेश के और देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सामान्य तबके के लोग हैं, जिनकी जरूरतें जब जैसी रही उस अनुसार हमने योजनाओं के तहत उन्हें लाभान्वित किया। हमने तमाम ऐसे, ये तो आप अभी चुनाव के पहले कह रहे हैं कि चुनाव, लेकिन अगर आप शुरुआत से देखिए तो अभी तक ऐसे तमाम हमने वादे किए धरातल पर, उससे लाभान्वित किए जनता को। अगर आज कर रहे हैं तो इसका चुनावी नाम जरूर दिया जा रहा है, पर आप देखिए तो ये हमारे सत्ता में शासन करने का ट्रेंड है। हमारा पैटर्न है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, अपना घर भरने के बजाय हम जनता का घर भर रहे हैं, चाहे आवास से, बिजली से, शौचालय से, शिक्षा से। मैं केंद्र की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैडम जी, कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राज्य सरकार कोष लाएगी कहाँ से। खैर आपने कुछ प्रबंध किया होगा इसमें, तो खैर मनोज जी और कमलाकर जी बेहतर बताएंगे। मनोज जी, लेकिन जिस तरह से घोषणा हो रही है, देखिए पंचायत जो
कर्मी हैं उनको अभी कल ही उन्होंने सौगात दी अच्छी खासी। अब वृद्धा, विधवा और दिव्यांग इनको 500 से डबल कर दी, ये भी उतना फर्क नहीं डालेगा। लेकिन आपको भी ध्यान होगा 3 करोड़ 66 लाख 3 करोड़ 80 लाख करीब वोट लेकर के 324 सीटों तक बीजेपी पहुंच गई, 300 के पार पहुंच गई। ये तो 6 करोड़ 66 लाख को अगर 500 रुपए प्रति माह देने का वादा और ये कहीं अगर घर कर गई, यानी इस पे ध्यान दे लिया मजदूरों ने, तो मुझे लगता है थोड़ा आपकी डगर काफी कठिन हो जाएगी मनोज जी। प्रदेश की जनता होने वाली जिस तरीके से बीजेपी वादे पे वादा कर रही है और जो ये दान वाला दान पात्र खोल रखा है। मनोज जी थोड़ा आवाज गूंज रही है आपकी। मनोज साहब आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है। पता नहीं है मनोज जी, पुराना संकल्प। मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। आप आवाज आपकी जी। मैं ये कह रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये बात पता नहीं है कि किस तरीके से पुराना संकल्प पत्र बीजेपी के लोगों ने। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ अब आ रही मनोज जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पुराना संकल्प पत्र जब उठा के बीजेपी देखेगी तो उसमें कितने वादे किए थे जनता से, जी क्या वो सब पूरे हो गए? क्या बताए बीजेपी की सरकार कि अभी तक जो दलितों को आपने कहा था कि शुरू से लेके और ग्रेजुएशन तक जो दलितों के बच्चे हैं, जो पिछड़ों के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको आप मुफ्त एजुकेशन देने की बात आपने कही थी। तो क्या आपने किया? क्या उन बच्चों को आपने मुफ्त एजुकेशन कक्षा 1 से लेके और ग्रेजुएशन तक आपने कंप्लीट दे दिया क्या? अगर नहीं दिया तो बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से इन्होंने कहा था कि हम बड़ा एक योजना शुरू करेंगे बच्चों के वजीफे की, और उन बच्चों को हम जो प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, दलितों के बच्चों को पढ़ने। क्या वो दे दिया क्या? इस तरह की अगर मैं गिनती करना शुरू करूंगा त्रिपाठी जी, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने कुछ वादा पूरा किया है। दिया और पता नहीं क्या क्या वाला, अगर मैं उसका नाम न लूं तो रंग रोगन, चाइनीज लाइट, इस तरह की तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता जी। जो लोग चाइना का विरोध करते हैं और चाइनीज लाइट हर 6 महीने में उत्तर प्रदेश में लगवाते हैं जी खंभे पे, अब वो लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि किस तरीके से एजुकेशन पे खर्च करेंगे? खैर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही पैसा था आपके पास, तो फिर आपने जब कोरोना काल आया तो आपने कैसे लोगों से पैसे मांगे, और ये कैसे आपने कहा कि हम कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते, आधा वेतन देना पड़ेगा, आपके पैसे वेतन से कटौती करनी पड़ेगी। जब इतना पैसा सरकार पे था तो फिर ये सारी काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी महत्वपूर्ण बात कटौती की क्या मनोज जी, कटौती की क्या वेतन में? हाँ बिल्कुल, कितने सारे लोगों को उनके तमाम सारे भत्ते, तमाम सारी चीजें, सुविधाएं खत्म कर दी सरकार ने। कितने कितने उनको अलाउंस मिलते थे उत्तर प्रदेश कर्मचारियों को, 17 अलाउंस उन्होंने काटे हैं। क्यों काटे हैं? शायद इसलिए काटे कि क्योंकि सरकार के पास पैसा देने नहीं था। खैर ये जो वादा कर रहे हैं ये वादा ही है, देना नहीं है। कांग्रेस ने भी एक बड़ा वादा किया था 2019 के चुनाव में, ये स्कीम दे रहा है, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। खैर उसमें नहीं जाता, लेकिन अभी एक बड़ी बात कही और आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग पूर्व की सरकार में अपना घर भरते थे। तो त्रिपाठी जी आप मुझे बता दीजिए कि आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे रिच पार्टी कौन सी है और सबसे ज्यादा चंदा किसको मिल रहा है? वो क्या बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी राजनीतिक दल के रूप में है अथवा नहीं? अगर है तो पैसा कहाँ जा रहा है सबका? सारी सरकारों का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और जितने भी स्टेट में की है वो पैसा क्यों इतना ज्यादा आ रहा है? हमारे पास जिलों पे किराए पे कार्यालय है, पूरे 75 जिलों में हम किराए पे कार्यालय खोल सकते हैं। हो सकता है जो 10-20% कार्यालय हमारी जमीन पे हो, सब किराए पे है, कहीं ट्रस्ट पे, कहीं कहाँ पे, और कहीं हम प्राइवेट भी अपना कार्यालय खोले। इकलौती पार्टी है जो हर जिले में कार्यालय इनका है, पूरे देश के हर जिले में कार्यालय इनका बन गया। ये कहाँ से पैसा आया था? बाबा जी के मठ से आया था कि आनंदीबेन पटेल और पता नहीं कौन गुजरात के सारे पटेलों ने भेज के दिया था? किसने दिया था? है तो जनता का ही पैसा ना। आपने क्या किया अब तक? सिर्फ आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि जनता ने आपको 3 बार मौका दिया और आपने जनता को 3 बार मूर्ख बनाया। इस बार नहीं चलेगी आपकी ये वाली सरकार।
महंगाई की मार तो पड़ी रही है, बेरोजगारी की मार पड़ी रही है, अब वोट खरीद पार्टी बनना चाहते हो? गजब बात है भाई। अब ये तो सारी नैतिकता, सारी शिक्षिता, राजनीति की सारी सीमाएं तोड़ के वोट खरीद के चुनाव जीतना चाहते हो। गजब का काम है नरेंद्र मोदी का और गजब का काम है योगी आदित्यनाथ देश का। बड़ा 18 घंटे जगते हो, 24 घंटे काम करते हो और काम कुछ नहीं है, सिर्फ वोट खरीद पार्टी बन के रह गए। दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का। चल मनोज जी निश्चित तौर पे आपने बहुत सही बातें कही, हम कमलाकर से पूछेंगे, लेकिन जैसा मैंने सबनम जी से पूछा है कि आप लाएंगे, सबनम जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी बहुत समय है। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये भी बहुत बड़ा अपने आप बजट अच्छा खासा होगा, आप भी कहां से लाएंगे? ये मुफ्त आपने कहा, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई आपने घोषणा की है, आप भी कहां से लाएंगे पैसे? अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे होते तो आपने ये सवाल ही हमसे नहीं करना था जी। समाजवादी सरकार मनोज जी आपको थोड़ा बता दूं, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, इलाहाबाद के पास नीवी गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूँ, इसलिए आप ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश को नहीं समझता हूँ, थोड़ा बहुत बेहतर आप समझते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही तब तक सिंचाई मुफ्त रही, तब तक दवाई मुफ्त रही और तब तक पढ़ाई मुफ्त रही। हमने उस सेगमेंट को पढ़ाई मुफ्त करना एमबीबीएस क्लास वाले के लिए थोड़ी नहीं मुफ्त करने जा रहे हैं, हम तो गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त करने जा रहे हैं। हम कोई खैरात नहीं बांटने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों को, हम उनको मदद करने जा रहे हैं जिनको जरूरत है। अब ये मोदी सरकार से कोई पूछे कि सरकारी एम्प्लॉय को 2.5 लाख रुपए क्यों आप 3.25 लाख रुपए दे रहे हो मकान बनाने के लिए? सरकारी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। सिंचाई सिर्फ सीमांत किसानों के लिए है मुफ्त या बड़े किसानों के लिए भी है? देखिए, सिंचाई और दवाई और पढ़ाई, ये तीनों चीज उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए सरकारी सुविधाओं में है, हर नागरिक के लिए। अगर सिविल अस्पताल लखनऊ के मेडिकल कॉलेज जो जाएगा, 1 रुपए में पर्चा बनाएगा, मुफ्त दवाई पाएगा, 1 रुपए में उसका इलाज हो जाएगा, तो वो मुफ्त ही 1 रुपए, तो वो फॉर्मेलिटीज है पर्चा बनने का बस, और बाकी उसकी प्रिंटिंग के अलावा कोई पैसा नहीं। और ये हमेशा से समाजवादी पार्टी करती आई है। इस बार हमें बड़े पैमाने पे एजुकेशन को बेहतर करने जा रहे हैं, एजुकेशन को उस तरह करेंगे जो मेरे ख्याल से देश के लिए मॉडल बनने जा रहा है। वो उस पे समाजवादी पार्टी वो काम करेगी जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। वो समाजवादी पार्टी शिक्षा के स्तर पे काम करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पे समाजवादी पार्टी ने, त्रिपाठी जी, हमेशा बेहतर काम किया है। हमारे जौनपुर का, आप अगर इलाहाबाद की बात करते हो, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना खड़ा, इस सरकार ने दोनों आंखों को अपनी विश्वास की आंखें बना ली, उसने काम नहीं किया, डॉक्टर तक नहीं, नर्स तक नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको मुफ्त नहीं इलाज करना है जनता का। जी मनोज जी, ये तो मुफ्त में इलाज तो अभी भी शायद चल रहा है, दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे आप तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, पर्चा ही कटता है, पर्चा कटते हैं, उसके बाद देखते हैं दवाई उपलब्ध है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। त्रिपाठी जी, अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में सरकार एक नियम लेके आई थी कि अब सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए 100 रुपए का पर्चा बनेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया तो निश्चित तौर पे इनको अपना रोल बैक करना पड़ गया, उसको नहीं लागू कर पाए। ये पूरा मसौदा तैयार कर दिया था इनके सारे अधिकारियों ने कि 100 रुपए में बनेगा, और अगर वो नहीं बढ़ा पाए तो बाकी चीजें इन्होंने महंगी कर दी। दवाइयों को कैसे अस्पताल में कम कर दिया, और ये पता नहीं कौन सी दवाइयां लेके चले आए जिससे जनता को कोई फायदा ही नहीं, और जांचों में इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं, इन्होंने दूसरी तरीके से जनता का गला घोटना शुरू कर दिया है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जिसके पास, भाई कोई अंबानी का बेटा नहीं जाएगा सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं जाएगा, आईएएस का बेटा नहीं जाएगा, वो तो गरीब का बेटा जाएगा जिसके पास पैसे नहीं इलाज करने के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सामान्य वर्ग में जो 10% उनकी सबकी मदद करेगी। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये कहा था, आपने कहा 100 रुपए कर दिया था, लेकिन इनने वापस फैसला ले लिया, अभी 1 रुपए का ही पर्चा बनता है, दवाई मुफ्त सरकारी अस्पतालों में दी जाती है ना? जी, वो तो समाजवादी पार्टी के दबाव के कारण। अरे हमने तो रोल बैक काला कानून, जो इनका 3 काले कानून थे, उसको भी करा दिया। आएंगे आपके पास, इनको बहुत कुछ रोल बैक करना पड़ेगा समाजवादियों के सामने। जी चलने नहीं देंगे इनको हम। मनोज जी, आता हूँ, हमारे साथ कमलाकर जी हैं। कमलाकर जी, ये जिस तरह से नए सौगातों की बौछार हो रही है, इसमें जैसा कि अभी दिव्यांग पेंशन डबल कर दी, विधवाओं की पेंशन हो, दिव्यांगों की हो या और दूसरों की पेंशन हो, उनको डबल कर दी गई।
लेकिन जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक की 500 रुपए हर मजदूर को, 2,56,000 करीब पंजीकृत है, 6 करोड़ 2,56,00,000 करीब पंजीकृत है, 6 करोड़ 66 लाख का लक्ष्य रखा गया है। और ये लक्ष्य जिस तरह रखा गया है, और ये अगर हो गया तो आपकी स्मार्टफोन देने की योजना, लड़कियों को स्कूटी देने की योजना या घोषणा, ये कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि कम पड़ जाएगी, छीन हो जाएगी उनकी चमक के आगे, सौगातों की चमक के आगे, मुफ्त सौगातों की चमक के आगे? देखिए त्रिपाठी जी, एक पुरानी संस्कृत में श्लोक है पुराना जी, कि मुख मस्तिष्क वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता जी, मतलब बोलना ही है तो बोलने में कैसी दरिद्रता करनी। तो ये सरकार जो है वो इसी पैटर्न पे चल रही है जी। आप इलाहाबाद के ही हैं, वो समय नहीं भूले होंगे जब मात्र 64 करोड़ रुपया ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं हुआ और माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह नगर गोरखपुर में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर रहे थे, मस्तिष्क ज्वर से बच्चे मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के बिना मर रहे थे। और ये सरकार उस पर बयान ये देती है, उस समय सिद्धार्थनाथ सिंह इनके हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में, अगस्त और सितंबर माह में बच्चे मरते रहते हैं। तो ये संवेदनहीन सरकार है जिसने 4.5 पौने 5 साल तक कुछ नहीं किया। अब जब दोबारे बारात आ गई है तो इनको सारी चीजें जो है वो सौगात समझ में आ रही है। और सौगात इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि माननीय प्रियंका जी ने जो अनाउंस किया, इस देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी है त्रिपाठी जी कि देश की आधी जो जनता है, जो हमारी जो नारी शक्ति है, वो हमेशा से उपेक्षित रही। तो प्रियंका जी ने इस चीज को महसूस किया, खासकर उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने महिलाओं की भागीदारी, इसीलिए हम 40% उनको टिकट भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपको हमारी पुरानी योजनाएं भी अगर आप देखें, जब हम केंद्र सरकार में थे तो हमने राइट टू फूड लेकर के आए, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए में चावल, गेहूं और अनाज मिल रहे थे, और आज तक वो योजना कंटिन्यूड है। तो जब हम लेकर के आए थे उस समय भी लोगों ने यही कहा, और ये भाजपा के लोग, ये आप चाहे सोशल मीडिया पर देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, ये जब चुनाव हारने लगते हैं या इनकी जब हालत खराब होने लगती है, जब हर तरफ से इनको लताड़ें पड़ने लगती हैं, जब कड़वा तेल भाग गया 250 रुपए, पेट्रोल भाग गया जो है 100 रुपए के ऊपर, डीजल भाग गया 100 रुपए के ऊपर, हर तरफ से जब इनको ये समझ में आने लगा, हर तरफ से लताड़ पड़ने लगी, तो ये अनाउंसमेंट करने लगे, क्योंकि इनको देना है नहीं। लेकिन ये अनाउंसमेंट आप पे भारी पड़ सकता है, ये अनाउंसमेंट आप पे भारी पड़ सकता है। सवाल ही नहीं है। इनकी त्रिपाठी जी, इनकी कलई जनता के सामने खुल चुकी ना। ये झूठों की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार कह करके आए थे इस प्रदेश में। ये मोदी जी और योगी जी की सरकार, ये सरकार के दोनों इंजन ट्रेन के 2 तरफ लग गए हैं, और दोनों ट्रेन को दोनों तरफ खींच रहे हैं, न कहीं आगे बढ़ रहा है विकास। और ये इनके, अभी आप स्वास्थ्य की सेवाओं की बात कर रहे थे, वाराणसी जो पीएम साहब का संसदीय क्षेत्र है, वहां का मंडलीय अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिया गया है, कबीर चौरा हॉस्पिटल। और अब आप ये समझ सकते हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इंचार्ज बना दिया जाएगा हॉस्पिटल का, तो वहां क्या होगा? वहां सिर्फ धन ऐंठने का काम हो रहा है गरीबों से। मरीजों को वहां ओपीडी का पर्चा बनवा करके अपने मेन हॉस्पिटल जो उनका प्राइवेट चलता है वहां भेजा जा रहा है कि वहां डॉक्टर बहुत अच्छे से देखेंगे। ये पूरी सरकार के पैसा कमाने का नेक्सस हो गई है। और आप देखिए, युवाओं के लिए जितनी चीजें, टीईटी की परीक्षा जो है वो आउट हो जाती है, उसके पहले जो है 7 से 8 परीक्षाएं जो है वो योगी सरकार की पेपर्स आउट हो चुके। क्या करते हैं आप? ये वाली तो विपक्ष के दबाव में इनको कैंसिल करनी पड़ी, नहीं इसके पहले की जितनी परीक्षाएं हुई सब आउट हुई, और इन्होंने किसी को कैंसिल भी नहीं किया। उन सारे छात्रों का भविष्य किस तरीके से जो है वो अदर में है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो कहां जाएंगे?
ये सरकार शुद्ध रूप से अभी तो घोषणाओं पे बात हो रही है कमलाकर जी, घोषणाओं पे बात हो रही है। घोषणा आपने भी की है, 40% आरक्षण से लेके बहुत सारी चीजें आपने कही है, स्कूटी मुफ्त, स्मार्टफोन मुफ्त। इसका हमें चिंता इस बात का है, मनोज जी कह रहे हैं कि सिंचाई पहले भी फ्री थी, दवाई तो मुझे लगता है अभी भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, शिक्षा फ्री है। आपसे भी यही कि आखिर ये फंड आएगा कहां से? फंड तो हमारे आपके जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों का जो टैक्स वसूलती सरकार वही लेती है। तो आपने एक तरफ अकर्मण्य बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये आएगा कहां से पैसा? हाँ, ये बात है। बहुत सुंदर बात कही आपने त्रिपाठी जी। यही तो बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। यही वो कह रहे थे कि लोगों को मुफ्तखोर बनाया जा रहा है, लोगों को मुफ्त में। आपको ये समझना पड़ेगा, पूरे विश्व में जब कोरोना की महामारी आती है तो पूरे विश्व में जो है वो वैक्सीन जो है सारी सरकारें फ्री लगाती हैं। ये क्या कर रहे हैं? पहले तो इन्होंने जो है वो प्राइवेट कंपनीज को जो है वो वैक्सीन लगाने को देने की बात की, 600 रुपए और 1200 रुपए और 1800 रुपए की वैक्सीन जो है वो डोजेस लगने लगे। लेकिन जब इनके ऊपर मार पड़ती है, उनके लिए फ्री भी था कमलाकर जी, फ्री भी थी। नहीं, जो अलग से बाहर अपने सुविधा के साथ लगाते हैं उनके लिए लिया गया। नहीं, त्रिपाठी जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप पुनः पिछली घटनाओं को देख लीजिएगा। इन्होंने उसका रेट निर्धारित किया था कि 600 रुपए, 1200 रुपए और 1800 रुपए, और उसके बाद ये जो है वो इन्होंने फिर से उसको फ्री लगाना शुरू किया और उस पे माननीय मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स लग रहे हैं। आप ये सोचिए कितना हास्यास्पद है। आजादी से लेके आज तक खसरे की, टीबी की, आपको पोलियो की, ये सारे टीके जो है वो सरकारें मुफ्त लगाती रही हैं, चाहे हमारी सरकार सबसे ज्यादा केंद्र में रही या बाद की भी सरकारें। किसी ने थैंक यू राजीव जी, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू नेहरू जी ये नहीं किया, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट होती है। उसका काम होता है अपने जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो कमजोर तबका है, जो और इस तरह की महामारियां या इस तरह की बीमारियों के टीके मुफ्त लगाए जाएं। डीपीटी के टीके, ये सारे टीके और आज भी मुफ्त लगते हैं, लेकिन किसी ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। आपने क्या किया? कमलाकर जी, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो संदिग्ध है ना त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल कमलाकर जी, निश्चित तौर पे जो आपने बताया कि कोविशील्ड का अलग रेट तय किया गया, कोवैक्सीन का अलग किया गया, स्पुतनिक का अलग किया गया, सबका वो 800, 1200, 1800 जो किया, लेकिन तय जरूर किया उसमें ऐसे लोगों का था जो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते, कैंप में नहीं जाना चाहते हैं, वो अलग से बड़ी जो स्टार हॉस्पिटल है वहां जाना चाहते हैं, वहां के लिए तय हुआ था, लेकिन गए नहीं, बहुत कम लोग गए। नहीं, ये अभी भी चल रहा है जी। नहीं, ये जो आप सिस्टम कह रहे हैं ये तो अभी भी चल रहा है। जो प्रिविलेज क्लास है वो अभी भी इन चीजों को, उसको स्पुतनिक लगानी है तो वो अलग लगाएगा, लेकिन इन्होंने बीच में जो नॉर्मल वैक्सीनेशन थे उसको भी जो है वो आपको याद होना चाहिए, इन्होंने प्रदेश से कहा कि अपनी परचेजिंग ये स्वयं करें, अगर आपको याद हो तो। और उस समय ये बात हुई कि प्रदेश अपनी परचेजिंग स्वयं करे, और वो भी जो है वो जो जिस रेट पर ये खरीदते थे उस रेट पर नहीं, 600 और 1200 और 1800 की रेट पर प्रोक्योरमेंट की बात थी। चीजों को भूलना नहीं चाहिए, और तारीखें इस बात की गवाह हैं। इन्होंने आज तक इनकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं रह गई है ना त्रिपाठी जी। आप एक चीज, ये तो बाबा विश्वनाथ को बेच रहे हैं। जो बाबा विश्वनाथ अड़भंगी प्रवृत्ति के थे, जो सर्व सुलभ थे, अब 300 रुपया जो है वो सुगम दर्शन हो गया है, 180 रुपया आरती हो गई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेशी कंपनी को, अर्नेस्ट एंड यंग जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसको ठेका दिया जाता है किस बात का, कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर से आय कैसे बढ़ाई जाए। अब आप ये सोचिए, देते हैं इंसान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
ये स्थिति है इनकी। इन्होंने भगवान राम को बेचा, इन्होंने बाबा विश्वनाथ को बेचा, अब ये भगवान कृष्ण को भी बेचेंगे। ये शुद्ध रूप से बेचू प्रवृत्ति के हैं, ये बेचते हैं। ये काफी आरोप आ गए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे इतने सारे आरोपों का एक साथ जवाब देना शबनम जी को याद भी नहीं रहेगा कितने कितने आरोप हैं। शबनम जी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन योगीराज जी जिस तरह से ये मुफ्त योजना जो चल रही है, इसमें चाहे जैसा कि कमलाकर जी ने कहा कि खाद्यान्न योजना उनके समय राइट टू फूड की बात कही थी, आपने भी ध्यान दिया होगा उसमें फर्जीवाड़ा किस तरह से हुआ और आज भी चल रहा है, पहले की बात नहीं है। जो वाकई में जो वास्तविक है, जिसको 1 रुपए किलो गेहूं 2 रुपए किलो चावल की जरूरत है, वो तो आधे हैं, बाकी दूसरे लोग हैं। तो इससे कहां जा रहे हैं, देश कहां जाएगा, अकर्मण्यता की ओर जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल, ये जितनी भी मुफ्तखोरी की स्कीमें हैं ये लोगों को, इसको बोलते हैं ना, आलसी बनाती है, लेकिन प्रगति बिल्कुल रोकती है। ये आपको अब है ना, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, आपको अजगर बनाती है, ये आपको कर्मशील नहीं बनाती। हर राजनीतिक दल को ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम ऐसी घोषणाएं करें जो डेवलपमेंट में तो असरकारी हो, लेकिन लोगों को अकर्मण्य ना बनाए। लोगों को भी देश के प्रति, प्रदेश के प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए उनको मोटिवेट करें। इस तरह की योजनाएं आप लेते आएंगे चुनाव, और ये बात सही है कि चुनाव आते हैं और इस तरह की योजनाएं आ जाती हैं, इसके बाद वो सब भूल जाते हैं, उनमें से कुछ आधी होती हैं और बाद में वो डस्टबिन में डाल दी जाती हैं। तो ऐसी घोषणाओं को करने से बचें राजनीतिक दल, लेकिन किस राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है वो ऐसी घोषणा न करे। या तो कंपटीशन लगा रहता है, इनने यदि स्कूटी फ्री दी तो हम बुलेट फ्री देंगे, उनने लैपटॉप दिए तो हम पूरा का पूरा टीवी और कंप्यूटर सेट दे देंगे। मतलब घोषणाएं करने में एक तरह से कंपटीशन रहता है, कौन कितनी ज्यादा घोषणाएं कर रहा है। और इसमें वो ये भी नहीं देखते कि भैया जिनके लिए आप घोषणा कर रहे हो उनको इनकी जरूरत है कि नहीं है। आप इस बात पर भी विचार करना चाहिए, जिस तबके के लिए आप घोषणा कर रहे हो उस तबके की वास्तविक में इकोनॉमिकली गरीबी, आर्थिक, सामाजिक हैसियत कैसी है। जो पहले से भरा हुआ है आप उसको मुंह में फिर गुलाब जामुन डाल दो, तो ऐसी घोषणाओं का क्या मतलब। आपको नीडी लोगों की पूर्ति के लिए घोषणाएं करना चाहिए, जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना चाहिए। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, गरीब बच्चों को, डेफिनेटली आप गरीब बच्चों को दो, लेकिन मालूम पड़ा जी आएंगे आपके पास, फिर आएंगे, उनकी बात आ जाए, टिप्पणी आ जाने दीजिए। लेकिन वो होता ये है कि जो भरे हुए हैं पूरे रुपयों से, सारी चीजों से, उनको आप फिर दे रहे हैं। तो इस तरह की घोषणाओं से मेरा तो विचार व्यक्तिगत ये है कि इन सबसे बचना चाहिए। एक बात और, चूंकि सारे दलों ने अपनी बात रखी है और सबने अपने अपने बताया कि हमने ये किया और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सिंचाई की भी बात हो रही थी। डेफिनेटली आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है। मैं तो उत्तर प्रदेश में तो केवल मैं धार्मिक यात्राओं पर जाता हूँ, चाहे वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो, गोवर्धन की परिक्रमा हो या और तरह के अयोध्या के मंदिर हो, तो सब में जाता हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मध्य प्रदेश में बैठकर इतना तो मालूम पड़ जाता है कि पिछले 4 सालों में जो काम हुए हैं, जो दिख रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है, सिंचाई की अभी बात हो रही थी। 1950 में एक योजना आई थी, सरयू नहर योजना, 1950 की योजना है, और योगी सरकार ने 4 साल में इसको पूरा किया, और 800 किलोमीटर की नहर है, ये कोई 200-400 किलोमीटर की नहर नहीं है। तो इन चीजों का भी क्रेडिट सरकार को देना चाहिए। और सिंचाई की बात ये कितना बड़ा सिंचाई के क्षेत्र में बड़ा एक मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन, यदि 800 किलोमीटर की आपने नहर बनाई है 4 साल में, तो अपने आप में बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन इसका तो सपा सरकार ने भी बनाया, हाँ, मायावती सरकार ने भी शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात तो उनको भी जाती है, बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर सरकार जब सत्ता में आती है तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती। और आज का दौर तो ऐसा आ गया है कि यदि आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप काम के नहीं रह पाओगे आप जी। तो सरकार अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन एकदम से किसी भी ये कह देना कि साहब इनने तो वो भेज दिया और ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, काम ही है सत्ता और विपक्ष के बीच। जी शबनम जी, आप निश्चित तौर पर मनोज जी के आरोपों का भी उत्तर देंगे, त्रिपाठी जी के भी आरोपों का उत्तर देंगे, लेकिन एक इस सब चीजों के साथ हम आपसे एक सवाल ये कर रहे हैं कि 6 करोड़ 66 लाख लक्ष्य क्यों रखा है? 2 करोड़ 52 लाख जो पंजीकृत हैं, उनके अलावा 6 करोड़ 66 लाख क्यों लक्ष्य रखा? क्या आपको पहले से मालूम है कि 6 करोड़ 66 लाख ऐसे लोग हैं, असंगठित मजदूर हैं?
और आपका काम तो 4 करोड़ में ही चल जाता है आराम से। 3 करोड़ कुछ वोटों के 3 करोड़ 70-75 लाख में आपने 324 सीटें ले ली, 300 पार चले गए तो 4 करोड़ में ही काम चल जाता। शबनम जी, देखिए त्रिपाठी जी, सत्ता में अब तक आई सरकारें जो रही हैं, ज्यादातर आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी को मिला। और उत्तर प्रदेश में देखिए तो बसपा और सपा जब से आई, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद करके रखा। सपा सरकार जब आई तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्यादान, तमाम वृद्धा पेंशन और तमाम राशन कार्ड बनाने में, इन सभी में ऐसे घोटाले किए, अपात्र लोगों को दिया और जिनके घर गाड़ियां खड़ी रहती थी उनको पेंशन दिया। हमने पात्रता की जांच अच्छी तरीके से की और तमाम इनके घोटालों का पर्दाफाश किया। आज जितनी बौखलाहट के साथ ये दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, ये साफ तौर पर लगता है कि ये थोड़े बहुत नहीं जल रहे हैं, 80% से ज्यादा जल गए। आईसीयू में भी जगह नहीं मिल रही है हमारे विकास कार्यों को देखकर। अभी परियोजनाओं की बात हो रही थी, तो ये बाण सागर परियोजना जो है वो 46 वर्षों से लंबित पड़ा था, उसको हमने कंप्लीट किया। ये एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बना के लगातार रट रहे हैं। हमने तो सारे एक्सप्रेसवे का काम कागज पे दौड़ाया। कागजी घोड़ा दौड़ाना और धरातल पर काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और इस अंतर को ये नहीं समझते हैं, इसीलिए आज ये विपक्ष में बैठे हैं। 3 बार लगातार हराने के बावजूद जनता द्वारा ये आज भी उसी कागजी घोड़े की बात कर रहे हैं और हम धरातल पर घोड़े दौड़ाने की बात कर रहे हैं। 3 बार लगातार हराने के बाद हमने अगर 3 बार लगातार हराने के बाद राशि, मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में 1200 रुपए वृद्धा पेंशन मिलता है त्रिपाठी जी, और हम इधर 1000 रुपए कर रहे हैं। तो हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में इन पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और साथ साथ श्रमिकों को बांटने के लिए किया है। हम लगातार इस कोशिश में रहे थे कि हम दिव्यांगजनों का पेंशन जरूर बढ़ाएंगे, हम वृद्धाओं का पेंशन, क्योंकि इनको मुफ्तखोरी बोलना कहीं ना कहीं इनका अपमान करना है। एक इंसान पूरी जिंदगी कमाता, अगर वृद्धावस्था में वो महिला पेंशन चाहती है तो इसको जमाखोरी बोल के कमलाकर त्रिपाठी जी कहीं ना कहीं उसका अपमान कर रहे हैं। उसी तरीके से दिव्यांग जन जो है उनको अगर हम कुछ आर्थिक मदद दे देते हैं, वो अपना गुजर बसर के लिए कामकाज करते हैं, पर अगर सरकार सोचती है कि ऐसे शोषित वंचित लोगों के हाथ को आर्थिक तौर पे थोड़ा मजबूत किया जाए तो निश्चित तौर पे मजबूत करें सरकार ही कर सकती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 6 करोड़ 66 लाख 6 करोड़ 66 लाख इतनी बड़ी संख्या में देखिए 56 लाख वृद्धा हैं, 30 लाख करीब विधवा पेंशन है, 11,76,000, ये कुल मिला के सब अगर जोड़े तो 1 करोड़ भी नहीं होते। आपने 6 करोड़ 66 लाख इकट्ठा 500 रुपए लोगों को देंगे, ये पैसा कहां से आएगा, ये चिंता का विषय है। देखिए त्रिपाठी जी, आपने ये सुना होगा, जहां चाह वहां राह। अगर हमारी सरकार ने चाहा 6000 वार्षिक पेंशन किसानों को देने का तो दिया, अगर मुफ्त शौचालय और मुफ्त गैस कनेक्शन देने का सोचा तो दिया, आवास देने का सोचा तो सोचा, आवास विकास और विकास प्राधिकरण के जो आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों के लिए जो मकान बने और उन मकानों में 500 रुपए का स्टैम्प पेपर उनका खर्चा उनके बचाने का किया तो हमारी सरकार ने किया। और राइट टू फूड पे जो कमलाकर जी कह रहे हैं, जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी, सपा सरकार ने राइट टू फूड लागू तक नहीं किया उत्तर प्रदेश में। अब आप ये सोचिए, जैसे बंगाल में ममता जी ने किसान सम्मान योजना लागू नहीं किया, तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी सत्ता के लिए जनता को वंचित रखती है लाभान्वित होने से। और अगर कोई सरकार लाभान्वित कहते हैं तो कहते हैं कि इन्हें आप इनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, इस तरह की बातें बोलना। और ये कमलाकर जी कहते हैं कि हमारी पार्टी ने जो महिलाएं उपेक्षित रही, तो आप ये बताइए 150 वर्ष की पार्टी
आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी को आज होश आ रही है कि महिलाएं उपेक्षित रही। इन महिलाओं के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार ने मजबूती से उनके कंधे को मजबूत किया है, आप आज उन्हें ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। हमने तो उन्हें राजनीतिक तौर पे बहुत सशक्त किया। उत्तर प्रदेश के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, किस तरह सशक्त कर दिया? जेई बीमारी को लेकर गोरखपुर में जो इन्होंने कहा, तो उस बीमारी को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान। शबनम जी, महिलाओं को किस तरह सशक्त कर दिया आपने? जैसा पहले था राजनीति में वैसे अभी भी है, तमाम तरीकों से। चाहे कानूनी अधिकार दिलाने की बात हो तब, चाहे रोजगार दिलाने की बात हो तब, कानूनी अधिकार में आधी आबादी जो कि एक समुदाय विशेष की थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट में इन्होंने बदला था। हमने उन्हें 3 तलाक का अधिकार देख के उनको उनके कंधे को मजबूत किया है। अगर देखा जाए, बच्चियों का रेप होता था और उस रेप होने पर जो कानून था उसमें मात्र 7 साल की सजा थी रेपिस्ट को, हमने उसे आजीवन कारावास की सजा दिलाई। हमने स्टार्टअप हो या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो या अगर देखा जाए स्वयं सहायता समूह बनाने का हो, तमाम जगह हमने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है और महिलाओं को आर्थिक तौर पे मजबूत किया। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पे मजबूत करने के लिए हमने हर वो कदम उठाया है जो विपक्ष केवल दावे करता है और हमने उसको धरातल पर उतार कर चलिए शबनम जी, निश्चित तौर पे आपकी भी बात आ गई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जन औषधि केंद्र में त्रिपाठी जी थोड़ा, दोनों ने बहुत प्रहार किया, सब बिंदु पे बोल दूं, ये दवाई की बात करते हैं। हमने जन औषधि केंद्र खोला जिसमें कम कीमत में औषधि मिलती है और 1 रुपए में पर्चा देश के ज्यादातर राज्यों में सरकारी अस्पताल में मिलता। मनोज जी को ये मालूम नहीं है। मनोज जी ने आरोप ये भी लगाया 100 रुपए का आपने प्रावधान किया था, तो उसमें समाज, मनोज जी ने ये भी आरोप लगाया 100 रुपए का प्रावधान किया था आपने, बाद में उनके विरोध के बाद, उनके दबाव के कारण आपने वापस लिया निर्णय। नहीं, ये तो मनगढ़ंत इनके आरोप भी कागजी, इनके काम भी कागजी, इनके ख्वाब भी कागजी और जीत के आने की जो उम्मीद करते हैं वो भी कागजी ही रह जाएगी, क्योंकि जनता के द्वार पर ये पहुंचा है हमारा। इन्होंने, अगर ये इतने ईमानदार थे, डीबीटी से ये सारी चीजें लाभान्वित करने का क्यों नहीं किया? हमने डीबीटी से 100% जो आर्थिक मदद दिया है डीबीटी के माध्यम से दिया ताकि कोई बीच में दलाल ना हो। पर ये दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, इन दोनों ने डीबीटी को लागू पूरी तरीके से नहीं किया। एक पूर्व प्रधानमंत्री जब इनकी सरकार थी, आपके आ गए बिंदुवार, कहते थे कि 15 पैसा पहुंचता, पर शबनम जी बिंदुवार आपके काफी सारे उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसका आपने उत्तर दे दिया है। जी मनोज जी, आप, कमलाकर जी आ रहा हूं मैं आपके साथ। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए त्रिपाठी जी, अब मैं अगर उन बातों को याद दिलाऊंगा तो बीजेपी की प्रवक्ता को और पूरी बीजेपी को जो सुन रहे सबको शर्मसार होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था वो सारी बातें कहना, मैं चाहता था कि डिबेट भविष्य पे होनी चाहिए। लेकिन अगर ये डिबेट करना चाहते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, तो मैं भूतकाल में ले जरूर जाऊंगा इनको जी। वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा था कि 15 लाख यूं ही सबके अकाउंट में आ जाएंगे जी? तो मैं तो था नहीं, ना मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ना किसी विपक्ष दल का कोई नेता था। वो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। यूं ही 15 लाख आ जाएंगे, तो आ गए क्या? अब तक तो आए नहीं। आपने कहा कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 1 जनवरी 2022 से। ये अभी प्रदेश सरकार की बात हो रही मनोज जी, प्रदेश सरकार ने घोषणा की है 6 करोड़ 66 लाख। अरे प्रदेश सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। शौचालय वो केंद्र सरकार का वो गिनाते, इनसे पूछिए, नहीं कहेंगे हमारी सरकार राशन फ्री दे रही। तो राशन तो राजस्थान में भी फ्री मिल रहा है, राशन झारखंड में भी फ्री मिल रहा है, राशन जितने स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया सब जगह फ्री दिया है। तो वो काम थोड़ी नहीं मैं बताऊंगा, मैं तो वो काम बताऊंगा जो सरकार बताई थी। ये डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता से कहा था, उन पर चर्चा होगी। क्या किया, क्या वो सारे वादे पूरे हुए? और 2 करोड़ रोजगार हर साल, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? अब तक तो 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार तो मिल गए होंगे। किस बात को मिले? खेतों में जानवर खाने को रोजगार कहते हो क्या? उसका तो भत्ता भी नहीं देते हो। या अब सीधे बोले कि जितने किसान ये रखा रहे हैं अपने जानवर,
योगी मोदी की योजना के तरह से उन सबको हम 10,000 रुपए परिवार देने जा रहे आर्थिक तौर पे मजबूत होता है, वो रोजगार आता है, वो सरकारी नौकरी भी होती है और स्वरोजगार भी होता है। और चलो सब कुछ दे दिया आपने, मैं मान लेता हूँ शबनम जी, आप देखो साक्षात लक्ष्मी वाली सरकार हो गई, ऑलमोस्ट सारा धन आता जा रहा है, लेकिन तो साहब में महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो? ये महंगाई एक हाथ दे रहे हो, 10 हाथ से ले रहे हो पैसा, 1 रुपए देते हो तो उससे 2,000 रुपए निकाल रहे हो, उससे डीजल में, पेट्रोल में, खाद्य सामग्री में और आपका गैस में, सिलेंडर में, दवाई में, इलाज में, पढ़ाई में, कौन सी ऐसी चीज जो सस्ती है? उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सस्ता मैंने त्रिपाठी जी देखा तो गरीब की और आम आदमी की मौत को देखा। वो मरा फ्री में, बिना ऑक्सीजन के मरा, बिना दवाई के मरा, बिना बेड के मरा। लेकिन इस सरकार को तो नाकामी रही थी आपकी, लगातार दंगे होते रहे, उसके बावजूद दंगों की सरकार होने के बावजूद मनोज जी आप कैसे अपनी सरकार की तारीफ कर सकते हैं? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा बसपा की, बड़ी ईमानदारी से शबनम जी कृपया आपकी ही फरमाइश है, शबनम जी आपकी फरमाइश है कि बीच में आप बहुत शांति से सुनती हैं, बहुत धैर्य रखती हैं और सुनने के बाद जब आपका नंबर आता है तब आप बोलती हैं। ये आपकी भी फरमाइश है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए हम आपके पास अंतिम में आपके पास ही आ जाएंगे। मनोज जी की बात आ जाए, कमलाकर जी की बात आ जाए, आप भी देखती होंगी कि बहुत ज्यादा हमारे बीच में बहस नहीं होती है, सबका अपना अपना नजरिया होता है, सब अपना अपना बात रखते हैं, उसके बाद उत्तर भी होता है। जी मनोज जी। अगर ये सरकार सबसे बेहतर काम कर रही है जी, तो आप मुझे सिर्फ एक चीज इस सरकार से पूछ के बता दो जी कि आखिर ये सरकार ने अब तक जो जनता से किए गए वादों को पूरा किया अथवा नहीं किया? अगर कर दिया है तो धन्यवाद दूंगा, और अगर वादे नहीं पूरे हुए हैं तो ये सवाल बनता है कि वो वादे कौन पूरे करेगा, ये तो बताओ। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कही कि उत्तर प्रदेश में काम हुआ। निश्चित तौर पे जो सरकार बनती है वो काम करने के लिए बनती है, लेकिन जितने भी काम हुए, बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था, जो एक मॉडल सेट किया था, उसी काम को आगे बढ़ाया गया, नया कुछ नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाजवादी पार्टी की देन थी, और एक बड़ा काम हुआ था, आपको याद होगा ना, जब प्रधानमंत्री आए थे इतने अग्रेशन में, 50 दिन दे दो मुझको, 50 दिन देशवासियों, मैं कायाकल्प कर दूंगा, बदल दूंगा नोटबंदी के बाद। क्या हुआ? 50 नहीं, 500 जैसे ज्यादा दिन आपको मिल गए, लेकिन क्या आज अर्थव्यवस्था अब तक सही हो पाई? लगातार चरमराती जा रही। हाँ, एक डेवलपमेंट हुआ इस देश में, अडानी जैसा व्यापारी, जो गुजरात का एक छोटा सा व्यापारी था और कड़वा तेल और फॉर्च्यून जैसी कंपनी चलाता था, उसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। यह मैरेकल किया मोदी सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और भी उसको लाभ दिया गया उत्तर प्रदेश के तमाम सेगमेंट में, ये हुआ बस। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ यही मिला जो कमलाकांत त्रिपाठी जी कह रहे थे, 300 रुपए में शंकर जी के दर्शन और 180 रुपए में आरती। ये डेवलपमेंट बड़ा है। इसके लिए कहिए तो मैं क्लैपिंग कर दूं, बीजेपी के लिए मैं शानदार तालियां बजा रहा हूं। कम से कम आपने 450-500 रुपए की वैल्यूएशन तो तय की भगवान शंकर की। चलिए मनोज जी, आपका सवाल आपने कहा था, इनसे सवाल का उत्तर दिलवा दीजिए। शबनम जी से कौन सा सवाल था, एक बार फिर दोहरा दीजिए। शबनम जी उसको याद कर लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा तो उत्तर जरूर दीजिएगा। मनोज जी जी, कौन सा आपने कहा, एक हमारे सवाल का उत्तर दिलवा दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनका जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र है जी, क्या उसको पूरा कर लिया गया है? अगर कर लिया गया है तो ये पढ़े, इनको संकल्प पत्र लेके रखना चाहिए और बताएं कि क्या दलितों पिछड़ों की जो आरक्षण की नियुक्तियां आपने कही थी, 1.5 लाख नियुक्तियां करेंगे, उन सारे आरक्षण वालों को मिल गया? अगर मिल गया तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाले आज भी बैठे हैं धरने पे, क्यों बैठे हैं? ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। अपना संकल्प पत्र पढ़ के सुनाओ और रोज ले जाओ। चलिए मनोज जी, आपका ये उत्तर ले लेंगे। कमलाकर जी, आपका भी कोई प्रश्न जिसका उत्तर शबनम जी देंगी? निश्चित तौर पे आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, माफ करिएगा, मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन अपने सवाल जो आपको भी उठाने हैं शबनम जी, आप सुन लीजिएगा, उत्तर हम आप ही से लेंगे अंत में। जी कमलाकर जी।
त्रिपाठी जी वो कह रहे थी महिला उत्थान की बातें जी। हाँ, भाजपा से बेटी बचाओ ये स्थिति हो गई है। ये उत्थान करते हैं कुलदीप सेंगर के द्वारा, ये उत्थान करते हैं स्वामी चिन्मयानंद के द्वारा, ये उत्थान करते हैं पीएम की कंस्टिट्यूंसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव के आवास पर नौकरानी से रेप और होता है, ये उत्थान करते हैं दलित की बेटी को रात में जला डालते हैं। ये बड़े उत्थान प्रेमी हैं। और मैं जो काजी कह रही थी उसी पे मैं कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में इस शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। त्रिपाठी जी, ये पूरा प्रदेश आज तक जो जितनी चीजें हुई हैं, आप उन चीजों को खाली उनके आंकड़े देख लीजिए। ये कोरोना में मरने वालों के पे कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। जो शिक्षक जो इन्होंने कोरोना सेकंड वेव में झोंक दिया इस प्रदेश को, इतना खराब कुप्रबंधन, और उस समय लोकल बॉडीज का चुनाव करवा करके, और जो शिक्षक उसमें इन्वॉल्व थे जो मरे, उनको ये कॉम्पनसेशन तक देने को तैयार नहीं। ये पूरी तरह से संवेदनहीन लोग हैं। पूरे देश के राज्यों में है ये स्थिति। नहीं, पूरे देश के राज्यों में लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हो गए थे त्रिपाठी जी। और इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपने इतनी बार जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए किया, कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में, कितनी इंडस्ट्री जमीन पर लगी, आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए उसमें कितनी इंडस्ट्रीज लग गई, आप मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल करते हैं और अपने लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, सस्ते भाड़े में जमीनें देते हैं, और होता धरातल पर कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे तो कहे गड्ढा मुक्त 20 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त प्रदेश बना देंगे, और एन बनारस में शहर के बीचों बीच गुदौलिया पर दशाश्वमेध घाट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर 60 फुट का गड्ढा होता है, ट्रक धंस जाती है अंदर तक। लोग हंसते हैं कि इसमें से विकास आएगा। आप काशी को क्योटो बनाने चले थे, क्या काशी भी नहीं रहने दिया। विध्वंस के महानायक आप बन गए। आपने पूरी पुरातन संस्कृति को नष्ट करके वहां पर पूरा जो है वो पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया है। स्थितियां बड़ी बदतर हैं। और हम कांग्रेस पार्टी ने तो, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है वो महिला है, हमने प्रधानमंत्री महिला दिया, हमने इस देश को लोकसभा का अध्यक्ष दलित महिला दी, हमने तो हर जगह जो है वो जहां जहां महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर सकते थे। चूंकि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार किए हैं, लामबंद अत्याचार हुए हैं। और इनकी जो पेट्रन ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है क्या? आज तक कोई महिला उसमें रही है क्या? कमलाकर जी, ये लोग आडंबरवादी, आपका भी आखिरी सवाल, जैसा मनोज जी ने कहा है, घोषणा पत्र के अनुसार वो उत्तर दे दे कि उन्होंने क्या काम पूरा किया। आपका भी कोई सवाल हो तो समृद्ध जी से बता दूं। इनके लिए रोजगार जो है, इनके मंत्री ने कहा कि रोजगार पकौड़े तलना है, प्रधानमंत्री ने कहा रोजगार पकौड़े तलना है, तो वो कभी कहते हैं कि भीख मांगना रोजगार है। तो आप ये समझिए इस देश के नौजवान को, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये कहता हो कि मैं 30 साल तक भीख मांग के खाता था, उसने देश के पढ़े लिखे नौजवान को हाथ में कटोरा थमा दिया है। यही स्थिति है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। रोजगार के अवसर खत्म हो गए, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गए। प्रदेश में गोरखपुर में व्यापारी की हत्या होती है, मनीष गुप्ता की, जो होती है वहाँ रहा है। कमलाकर जी, गोरखपुर मुद्दा सरकार है और जनता ने मन बना लिया है कि इनको अपदस्थ कर देंगे। और आज की डेट में पुराने सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ जनता के दिमाग में कांग्रेस ही एक विकल्प समझ में आ रही है, जिसने हमेशा दूसरे नंबर पे सपा रहेगी कि भाजपा रहेगी? कमलाकर जी, दूसरे नंबर पे सपा रहेगी, भाजपा रहेगी? हम रहेंगे, मैं ये जानता हूँ। जी, आप कौन रहेगा वो अपना कैलकुलेट करें। जी, प्रथम आप है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन दूसरे पे सपा रहेगी, भाजपा रहेगी कि बसपा रहेगी? वो दूसरे पे जो रहेगा, जो जिसको जनता रखेगी। हम ये अपना जानते हैं। आज की डेट में जनता विकासोन्मुखी जो है चतुर्मुखी विकास चाहती है।
एक सभ्य समाज चाहती है, अपनी सुरक्षा चाहती है, व्यापार चाहती है, रोजगार चाहती है, और कांग्रेस यही कर रही है और यही वादा कर रही है। और देश की 50% आबादी को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। हमने पंचायती राज में भी जो है वो महिलाओं का आरक्षण वो कांग्रेस की देन है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना भी कांग्रेस की देन है। समय हो गया काफी। सबनम जी बहुत संक्षेप में 1 से 1.5 मिनट बाकी है। सबनम जी उत्तर दे दीजिए अपना। त्रिपाठी जी देखिए, कमलाकर जी कह रहे हैं हम पहले नंबर पे रहेंगे, ये बोलना भूल गए, पीछे से पहले नंबर पे रहेंगे, और हम सब इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जैसे सबमिट हुआ कितना हुआ तो 3 लाख करोड़ की परियोजना प्रारंभ हुई है, 6-8 लाख करोड़ का हमने किया था, हमने 3 लाख करोड़ की परियोजना प्रारंभ कर दी है। अब अगर ये कहते हैं कि हमने रोजगार नहीं दिया, तो रोजगार होता क्या है ये भी इन्हें बताना पड़ेगा। रोजगार जिससे कि जो हम जो कमाई करते हैं उससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होती है तो वो रोजगार के क्षेत्र में होता है। केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं हो सकते। रोजगार में सरकारी नौकरी का रोजगार तमाम ऐसे रोजगार आते हैं, और अगर देखा जाए तो हमने ओडीओपी के तहत 25 लाख लोगों को रोजगार दिया, बड़ी औद्योगिक इकाइयां खोला हमने, 3 स्टार्टअप में 5 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार दिया, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस हमने ग्रामीण इलाके में 58,000 महिलाओं को बनाया, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप करके हमने 1 करोड़ महिलाओं को उससे जोड़ा, जिससे आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध में सर्वोत्तम क्यों है? कमलाकर जी उत्तर ही नहीं आ पाएगा। बीच में हर सवाल पे अगर हर उत्तर पे हर सवाल अलग अलग सवाल होंगे, उत्तर नहीं आ पाएगा। करने का काम नहीं किया है। और संक्षेप में समय समाप्त हो गया। अगर निश्चित तौर पे हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती जनता को कि हमने क्या किया, क्योंकि हर परिवार को कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से या सरकारी कामों से वो लाभान्वित हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। अपराध को भी कम करने में हमारा बड़ा हाथ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पहले बॉम्ब का भारत हो गया था, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता था, उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे होते थे और किसी भी अपराधी पे काम नहीं होता था। आज जब माफियाओं पे कार्रवाई होती है, समय समाप्त हो गया है। मोटे माफ करिए, अभी फिर से मुद्दा आएगा, फिर अपन बहस करेंगे। देश में हुआ कि प्रदेश का आईपीएस मणिलाल पाटीदार रैकेट में एक्सटॉर्शन रैकेट में फरारी काट रहा है, हत्या करवाता है। ये इनकी समय समाप्त हो गया। देखिए ये कानूनी मुद्दा है, कानून के मुद्दे पे अपन बाद में बात करेंगे। को देख लीजिए, कानून बात करेंगे। से पंजाब में पकड़ाए गए। चलिए कहीं और चले जा रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों में बात करिएगा, फिर से हम लोग बैठेंगे। कमलाकर जी, सतम जी फिर से डिबेट पे आएंगे। बहुत सारे आरोप हो गए हैं। अपना तो आज आरोप था तोहफों की बौछार, लगातार जिस तरह से तोहफे दिए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के, तो उससे क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे, इस पे बात होनी थी। योगी राज जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। मुझे तो बड़ा तीनों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी की सरकार बनेगी, एक सपा की सरकार बनेगी, एक कांग्रेस की बनेगी। चलिए, सपा जब तीनों की सरकार बने तो विकास हो जाए। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में मायावती जी हो सकता है, इसी तरह ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबनम जी आपका। मनोज जी आपका माफ करेंगे, मनोज जी अंतिम सवाल नहीं ले पाया, हमारा समय सीमा होती है, समय हमारा समाप्त हो चुका है। कमलाकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सारे हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। योगी राज जी आपका भी। तो यूपी में बीजेपी की सत्ता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जनता को लगातार विकास की नई नई सौगात दी जा रही है। जहां पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया गया है, वहीं अब श्रमिकों को भत्ता देने का ऐलान करने के साथ ही योगी सरकार ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को भी दोगुना कर दिया है। निश्चित तौर पे इसका बड़ा फायदा बीजेपी को चुनाव में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस जनता से बड़े बड़े वादे कर रही हैं, वो सूबे के सियासी समीकरणों को बदल भी सकते हैं। दरअसल बड़े बड़े वादों के दम पर ही
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मतदाताओं ने एक झटके में सरकार बदल दी थी। ऐसे में भत्ते और सौगातों की बहार बीजेपी का उद्धार कर देंगे, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य की गर्त में छिपा है। लेकिन जिस तरह से आम जनता को नए नए सौगातों का उपहार दिया जा रहा है, उसने राजनीतिक फिजा जरूर बदली है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में तय। नमस्कार।